कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद के बाद अब एक और कांग्रेस नेता के बयान पर विवाद खड़ा हो चुका है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के कालने में मायावी राक्षस से कर डाली। यही नहीं, राशिद अल्वी ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और लोगों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले निशाचर हैं। उनके इस बयान के सामने आने के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राशिद अल्वी के बयान पर निशाना साधा। रामायण में आता है कि जब लक्ष्मण जी की हालत खराब होती है और कहा जाता है कि संजीवनी बूटी सूरज निकलने से पहले आनी चाहिए वरना जिंदगी बचना मुश्किल है, तो हनुमान जी की जिम्मेदारी लगाई जाती है, जाइए संजीवनी बूटी लेके आइए हिमालय पहाड़ से। उधर रावण एक राक्षस को संत बना के भेज देता, उसे तो वक्त खराब करना था कि सवेरे से पहले संजीवनी बूटी आनी नहीं चाहिए। हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। गौरव भाटिया जी, इसी बयान को लेकर पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है, लेकिन राशिद अल्वी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की आदत है कि एक एक शब्द निकालकर उसका किस तरीके से अनुचित प्रयोग किया जाए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कल ही किस तरह से हिंदुओं की और हिंदुत्व की तुलना उन्होंने आतंकी संगठन बोको हराम और आईसिस से करी थी, और ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे ही उसका पार्ट 2 आज राशिद अल्वी ने जो बोला है वो है। इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इससे केवल भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं है, हर भारतीय की भावना आहत हुई है। और जैसा कल भी कहा कि जो भारत की आत्मा है उसको चोट पहुंची है। राशिद अल्वी जी पिशाचर और राक्षस तो वो हुए जिन्होंने कहा कि भगवान राम काल्पनिक है, और सबसे दुख की बात यह है कि सोनिया गांधी चुप्पी साधे रहती है, वो ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन गौरव भाटिया जी, राशिद अल्वी अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि मैं तो खुद चाहता हूं कि राम राज्य आना चाहिए, क्योंकि राम राज्य में किसी तरह की नफरत की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये आदत रही है कि किस तरीके से बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, नफरत कैसे फैलाया जाए। नहीं, देखिए, आप राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, इसमें जय श्री राम के नारे को लाने की क्या आवश्यकता थी? आपको क्या आवश्यकता थी कि आपने कहा कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो राक्षस के समान है? क्या ये बात आप जिस धर्म के अनुयायी हैं उसमें कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तो ये खुद दर्शाता है, ये सोची समझी बहुत बड़ी साजिश है कांग्रेस पार्टी की देश के हिंदुओं के प्रति और देश के। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आ रही है? पहले हिंदुत्व का कंपैरिजन आतंकवादी संगठन से कर दिया जाता है और अब राम भक्तों का सीधे तौर पर अपमान। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि वो केवल मूर्छित पार्टी नहीं है, वो मृत पार्टी है, और वो सोचती है कि इस तरह से ध्रुवीकरण करके, सांप्रदायिक राजनीति करके, हिंदुओं की भावनाएं आहत करके वो फिर से जीवित हो सकते हैं। और ये होने वाला नहीं है। जो 5 आगामी विधानसभा चुनाव हैं, जनता इनको बहुत कस के थप्पड़ मारेगी और इनको इनकी राजनीतिक हैसियत बताएगी। ठीक है, शुक्रिया गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, लेकिन राशिद अल्वी के राम नाम पर दिए बयान पर बीजेपी ने उन्हें पूरी तरीके से घेर लिया है और आस्था के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। जय श्री राम की शक्ति का पता पूरे देश में लगा है सबको, और ये पता फिर से लगेगा कि जय श्री राम का क्या मायने हैं। जय श्री राम आस्था का प्रश्न है सबके, एक श्रद्धा का केंद्र है, और उनके बारे में टिप्पणी उचित नहीं है। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं विषय नहीं है।
राशिद अल्वी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो चुका है, जिसके बाद उनकी सफाई भी सामने आई है। राशिद अल्वी ने दावा यह किया है कि राम नाम पर राजनीति नहीं हो सकती है और उनके दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। काल की धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। चुनाव से पहले योगी सरकार प्रदेशवासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में तोहफा देने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे के आसपास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर पहुंचेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद इसे आम जनता के लिए आधिकारिक रूप से खोल दिया जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के लिए सुल्तानपुर पहुंचेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इस तरीके से बनाया गया है कि फाइटर प्लेन्स इमरजेंसी लैंडिंग कर पाए। करीब 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत करीब 23,349 करोड़ रुपए आंकी गई है। उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2:30 बजे तैयारियों का जायजा लेंगे। 16 नवंबर को पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम से पहले आज सीएम योगी का हेलीकॉप्टर एक्सप्रेसवे पर उतरेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और यहाँ पर मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर डिफेंस का हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर थोड़ी देर पहले लैंड हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर डिफेंस का हेलीकॉप्टर है, तो रिहर्सल इसी तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर डिफेंस एयरफोर्स के काफी ज्यादा जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लोकल पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त हेलीकॉप्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले लैंड हुआ है, वो एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर डिफेंस का है, एयरफोर्स का है। हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के जवान अभी इस हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। तो इस तरीके की तैयारियां हैं। 16 नवंबर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के फाइटर प्लेन का लैंडिंग की जाएगी। वो अद्भुत नज़ारा होगा और आज उसी तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जब आप देख सकते हैं कि डिफेंस का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड कर चुका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लोगों को समर्पित करेंगे, यानी उद्घाटन करेगा और इस बाबत तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:30 बजे के आसपास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर पर पहुंचेंगे। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर मंच तैयार किया जा रहा है और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास। और यहाँ पर देखिए ये जो आप पहला हैंगर आप देख पा रहे हैं जहां पर स्टेज तैयार किया जा रहा है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लोगों को संबोधित करेंगे। और इसी हैंगर के सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चेयर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। वीवीआईपीज़ के लिए चेयर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और भी तमाम हैंगर्स बनाए जा रहे हैं आम लोगों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग होते हैं वो पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री क्योंकि सीधे कनेक्ट होते हैं आम लोगों से और इसी वजह से उन्हें सुनने के लिए काफ़ी लोग यहाँ
यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और इसीलिए जो हैंगर्स हैं जो ये यहाँ पर वो देखिए काफी लंबा यहाँ पर हैंगर बनाया जा रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, महज यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करने के बाद 20 मीटर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, सीधे वहां पर जाएंगे। वहां पर भी एक छोटा सा हैंगर बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री समेत सभी वीवीआईपी वहां पर बैठेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के फाइटर प्लेन लैंड करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबी है और इसे इस तरीके से बनाया गया है ताकि इमरजेंसी लैंडिंग प्लेन्स का यहाँ पर हो पाए, फाइटर प्लेन का हो पाए इमरजेंसी लैंडिंग। तो अब गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ जो कम विकसित वाले जिले हैं उन्हें सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से जोड़ा गया है ताकि उन जिलों का विकास हो पाए। विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। अगर आप थोड़ी देर भी आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपकी आंखों में जलन भी आपको महसूस होगी। दिवाली के जस्ट बाद देख रहा हूँ कि अचानक से कोहरा और प्रदूषण से बढ़ रहा है। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मजबूरी है, निकलना पड़ रहा है। दिल्ली में दिन प्रतिदिन हालात अब बुरे होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में। देखिए, प्रदूषण ने दिल्ली की सेहत खराब कर दी है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि दिवाली के एक हफ्ते बाद से कई इलाके हैं जो इस वक्त रेड जोन में हैं और प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, ये हम फ्लाईओवर पर मौजूद है जहाँ से ये अक्षरधाम मंदिर बेहद खूबसूरत नजर आता है, लेकिन अभी पूरा इलाका ढका हुआ है। ये स्मॉग है, जो कोहरे की चादर है, इसे स्मॉग कहते हैं और ये दिल्ली की हवा को जहरीली बना रही है। आप देखिए, आपको ये परिसर नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। अब हम इधर देखते हैं तो ये जो गाड़ियों की आवाजाही है, जो गाड़ी चालक है उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि दोपहर के 1 बजने को है। इस वक्त चटक धूप होती है और खुले आसमान के नीचे रहना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन विजिबिलिटी अभी 400 मीटर तक है। अगर हम कैमरे को उधर घुमाएंगे तो आप देखेंगे और तस्वीरों में आपको अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि ये क्या इलाका है। तो स्थिति जो है काफी ज्यादा खराब है दिल्ली की। कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी रेड जोन में है और आपको बता दें कि तमाम इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किए भी जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गोपाल राय। गोपाल राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। सर, मेरा पहला सवाल यही है क्योंकि लगातार हम स्थितियां दिखा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी जो प्रदूषण आपको दिख रहा है दिवाली के बाद से, उसका 2 हिस्सा है। एक है जो दिल्ली के अंदर से प्रदूषण आ रहा है और दूसरा हिस्सा है जो दिल्ली के बाहर से प्रदूषण आ रहा है। दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार जो है लगातार काम कर रही है। अभी आज से एंटी डस्ट कैंपेन दोबारा शुरू किया गया है जिससे कि जो धूल का प्रदूषण होता है उसको रोका जा सके। दूसरा जो है, दिल्ली के अंदर के अलावा दिल्ली के बाहर से जो पोल्यूशन आ रहा है और जो पराली जलने से हो रहा है, अभी तक के जो आंकड़े हैं लगभग 45,000 से ज़्यादा जगहों पर पंजाब, हरियाणा, यूपी में आग लग चुकी है और वो सारा धुआं जो है वो ट्रेवल करके दिल्ली में आ रहा है। लेकिन उसके लिए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल आज ज़रूरत है एक ज्वाइंट मीटिंग करने की स्टेट के साथ, पर्यावरण मंत्रियों के साथ, जिससे कि पराली का सलूशन निकालने के लिए तत्काल पहल की जाए। दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए, जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हम कर रहे हैं। जो ओपन बर्निंग है उसके खिलाफ टीमें उतरी हुई हैं। पराली जो दिल्ली के अंदर होती है उसके लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है, लेकिन जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है वो इतना ज़्यादा है कि आज दिल्ली का उसका जो है दम घोटू माहौल में जीना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब गोपाल जी, अभी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर भी गए थे क्योंकि आप लोगों ने एंटी क्रैकर कैंपेन शुरू किया, एंटी डस्ट कैंपेन की आप लोगों ने बात की। तो क्या आपने देखा कितना कारगर है ये तरीका, क्योंकि अभी तो असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है?
नहीं, वो बाहर से प्रदूषण आ रहा है। जब उसकी घटनाएं कम नहीं होंगी और हवा का रुख नहीं बदलता है, तब तक दिल्ली के अंदर का जो अभियान है वो तो उसको रिड्यूस कर रहा है। लेकिन जैसे अभी एंटी डस्ट कैंपेन हमने पिछले महीने चलाया, लगभग 2500 साइटों का विजिट किया गया था, जिनमें 2000 जगहों पर नियमों का पालन किया लोगों ने। 450 साइटें ऐसी थीं जहां पर पालन नहीं हो रहा था, उन पर जुर्माना लगाया गया। लगभग 1 करोड़ 30 लाख का जुर्माना अलग अलग साइटों पर लगाया गया। और आज दोबारा इसलिए ये अभियान शुरू किया गया है कि जो धूल का प्रदूषण दिल्ली के अंदर होता है उसको रोका जाए। आज मैं NBCC का एक कंस्ट्रक्शन साइट है करकटडूमा के पास, उसका मैं खुद विजिट करने आया हूँ। यहाँ काफ़ी नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में उल्लंघन पाया गया, इसीलिए आज यहाँ पर भी 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो कोशिश यही है कि दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को हम कंट्रोल करें, और केंद्र सरकार से बार बार इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाए, जिससे बाहर के प्रदूषण को भी कम किया जा सके। बिल्कुल, तो आपने पत्र भी लिखा है पर्यावरण मंत्री को। गोपाल जी, आपने बताया, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो गोपाल राय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो जानकारी दे रहे थे, क्योंकि प्रदूषण का मुख्य कारण है पराली। जो पराली हरियाणा में जलाई जा रही है, दिल्ली का पड़ोसी राज्य है, जो पराली उत्तर प्रदेश में जलाई जा रही है, पंजाब में जलाई जा रही है। मेरे सहयोगी हरीम लाइव मौजूद है स्टूडियो से, और वो आपको बताएंगी, हरीम, कि किस तरीके से पराली जलाई जा रही है, कितनी मात्रा में पराली जलाई जा रही है। हरीम, ओवर टू यू। जी जसप्रीत, आप तो वहाँ बाहर हैं और वहाँ का मंजर दिख ही रहा है किस तरह बेहद ही खराब हालात हैं वहाँ पर। लेकिन इस प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है पराली को। और पराली की जो हमें सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं, जो नासा की तरफ से सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई हैं, जिसमें ये जो रेड मार्क आप देख सकते हैं, जो लाल निशान आप देख सकते हैं, ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पे आग है। और ये पराली की वजह से यहाँ पर किस कदर आग है, वो अभी ये 12 नवंबर आज की तारीख की पिछले एक हफ्ते का ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये लाल रंग पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सब दिल्ली NCR के आसपास के इलाके, ये सारे ये लाल हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर पराली बहुत ज़्यादा जलाई जा रही है, जिसका असर दिल्ली पे पड़ रहा है। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपको 2 महीने पहले की तस्वीरें दिखाएंगे, जब इतना बुरा हाल नहीं था। हम चलते हैं सितंबर के महीने में। हाँ, तो अभी हम ये सितंबर के महीने में हम आपको ले चलते हैं। और अब देखिए, 15 सितंबर के आसपास की ये तस्वीर है, और यहाँ पर उतना ज़्यादा लाल निशान आपको नहीं दिख रहा होगा। ये जो हल्के फुल्के छोटे छोटे निशान हैं, बहुत ही हल्के फुल्के इक्का दुक्का मामले हैं पराली के। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम आपको ले चलते हैं 30 सितंबर के आसपास। इस हफ्ते को देखिएगा, अब किस तरह से ये लाल निशान जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी पराली के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। 15 सितंबर को जिस तरह से इतना कम मामले थे, अब वो और बढ़ गए हैं। ये लाल निशान आप देख सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, 30 सितंबर के बाद अब आपको ले चलते हैं हम अक्टूबर में। 15 दिन और आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए क्या हाल है, किस तरह पंजाब पूरी तरह लाल हो रखा है, हरियाणा भी पूरी तरह लगभग लाल है, यूपी में भी मामले बढ़ गए हैं, और इसी का असर दिल्ली पे पड़ रहा है। ये 15 दिन पहले, 20 दिन पहले की तस्वीर है। अब हम आपको और आगे ले चलते हैं, और 30 अक्टूबर, 15 दिन और आगे। अब देखिए, पंजाब पूरी तरह ढक चुका है लाल रंग में। इसका मतलब पराली पूरी तरह से हर जगह पंजाब में जहां जहां खेती है, बहुत ज्यादा पराली जलाने के मामले यहां सामने आ रहे हैं। और अब एक बार फिर से लौटते हैं ताज़ा तस्वीर पर, जो 12 नवंबर की, और हालात आपके सामने हैं, किस तरह पराली ने पूरे इस इलाके को ढक रखा है। और इसी का असर दिल्ली पे पड़ रहा है। जो प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है, वो इसी की वजह से है। ये जो लाल निशान है, ये खतरे का निशान है, क्योंकि यही वो वजह है जिसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण इस लेवल पे पहुंच चुका है, इस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जसप्रीत,
शुक्रिया हरीम आपका। तो मेरी सहयोगी हरीम ने आपको बताया किस तरीके से कितनी मात्रा में पराली जलाई जा रही है, जो चिंता की बात है और जिसने दिल्ली की हवा को जहरीला कर दिया है। अब हम आपको 5 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं और आप समझिए कि कितने इलाके ऐसे हैं जो कि रेड जोन में हैं। और देखिए जो प्रदूषित हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स बार बार ये कह रहे हैं कि जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ये स्थिति बेहद चिंताजनक है और अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। स्थिति को सामान्य करने की कोशिशें हो रही है। दिल्ली सरकार ने 2300 एकड़ एरिया में घोल का छिड़काव किया और उसके बाद अभी 4000 एकड़ में घोल का छिड़काव होना है ताकि पराली जलाने से रोका जाए, लेकिन उसका असर कम होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण भी कर रहे हैं। कई इलाकों का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है ताकि जो पड़ोसी राज्य के पर्यावरण मंत्री हैं उनसे बातचीत हो पाए, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। आप समझिए जो AQI लेवल होता है 0 से 50 तक वो सामान्य होता है, लेकिन स्थिति 400 के पार है, 400 से ऊपर है, यानी कि बेहद गंभीर है स्थिति और जहरीली हवा है। मेरी सहयोगी प्रियंका ने जायजा लिया, बारापुला में वो मौजूद थी और वहां पर क्या हालात हैं ये हम देखते हैं उनकी रिपोर्ट में। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने अब विजिबिलिटी पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारापुला में और आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाती हूँ कि किस तरीके से सफेद मोटी चादर आसपास नजर आ रही है। आप सबसे पहले देखिए कि सूरज भी जो निकला हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि मौसम की जद में आ गया है, धुएं की जद में आ गया है। और इसके बाद आप देखते चलिए कि आपको आसपास कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ सफेद चादर जैसे स्मॉग की बन गई हो वो नजर आ रही है, जैसे लपेट लिया हो पूरी दिल्ली को धुंध ने। उस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिल रही है। बिल्डिंग्स धुंधली दिख रही है जो यहाँ से बेहद कम दूरी में है। विजिबिलिटी की भी अगर बात करें तो बारापुला में इस वक्त मौजूद है और देखिए जो तमाम वाहन आ रहे हैं आपको 200-300 मीटर तक तो साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। अगर आप थोड़ी देर भी आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपकी आंखों में जलन भी आपको महसूस होगी, यानी कि प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली के तमाम सेंटर्स में जहां पर प्रदूषण को मापा जाता है वहां पर आज सभी जगह गंभीर स्थिति में यानी कि सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि आजकल के दिनों में मॉर्निंग वॉक को बिल्कुल अवॉइड किया जाए और बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकला जाए। और इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है डॉक्टर विवेक नांगिया मैक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर विवेक बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। सर मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि जो ये हवा में जहर फैला हुआ है इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए इससे बचने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये हमें लेना है कि हम घर से बाहर सिर्फ तभी निकले अगर बहुत ज़रूरी काम हो, अदरवाइज घर से बाहर ही ना निकले। जिस तरह का प्रदूषण अभी है मैं तो सबको यही राय दूंगा कि बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दें, मॉर्निंग वॉक्स बिल्कुल ना करें, बाहर एक्सरसाइज करना जैसे कि मैराथन, साइकिलिंग, कुछ भी और प्रकार की एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, वो तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को ऑलरेडी कोई बीमारी है उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए। घर से बाहर निकलना हो तो मास्क पहन के निकलें। तो चलिए हम कोशिश करेंगे डॉक्टर विवेक से बातचीत करने की। देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लगातार ये कह रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर विवेक बता रहे थे कि आपको मॉर्निंग वॉक नहीं करनी है, जितना हो सके आपको बचना चाहिए बाहर निकलने से, क्योंकि जिनको दिल की बीमारी है, फेफड़ों पर इसका सबसे ज़्यादा असर होता है जहरीली हवा का, और सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में जितना संभव हो आप लोग घर पर रहिए और जो घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर विवेक आप एक तो तरीके बताइए कि किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि बात अधूरी रह गई थी, और ये बताइए अगर घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका कैसे ख्याल रखें? देखिए बेसिकली जो है इस समय हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमारे को अपनी आउटडोर एक्टिविटीज को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। बाहर एक्सरसाइज करना, सैर करना, ट्रेनिंग करना, फिजिकल ट्रेनिंग करना किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में फॉल करते हैं उनको तो बिल्कुल घर से बाहर निकलने में भी काफी रिस्क है, क्योंकि उन लोगों को इससे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। सो इस समय बेस्ट ये है कि अगर आपको बहुत ही जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, और जब निकले तो मास्क पहन के निकले। मास्क जो है N95 पहनना जरूरी हो जाता है हमारे इस स्थिति में, क्योंकि वही एक मास्क है जो हमें 2.5 माइक्रोन पार्टिकल से बचाएगा। अदरवाइज कोई और ऐसा मास्क नहीं है। डबल मास्किंग से शायद हमें कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, ताकि अगर कोई एक मास्क यूज हो तो दूसरा मास्क उसे कवर कर ले। सो वो हम कर सकते हैं। इससे मास्क पहनने से एडवांटेज ये भी है कि हमें कोविड से भी
बचाव होगी इनसे। बिल्कुल, तो डॉक्टर विवेक जो अहम बातें बता रहे हैं, देखिए कि मास्क पहनना बेहद जरूरी है और जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, शाम की सैर पर निकलते हैं, उनको ये सब बंद कर देना चाहिए अभी से, क्योंकि अभी कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं प्रदूषित हवा में। हमारे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, आप बताइए, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर हालात क्या है? क्या AQI लेवल में कोई सुधार आया है? कोई सुधार नहीं आया जसप्रीत, बहुत बुरे हालात है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति भी बिगड़ रही है। ITO पे हम मौजूद है और ITO की स्थिति अगर आपको बताऊं तो ये देखिए तस्वीरें इतनी आपको सफ़ेद चादर नजर आएगी सिर्फ स्मॉग की, और स्मॉग की इतनी घनी सफ़ेद चादर दिन के वक्त भी है। हालांकि दिन के वक्त ये कम हो जाता है, लेकिन आज ये स्थिति है कि ये सुबह से ही अब तक इसी प्रकार बनी हुई है। विजिबिलिटी बहुत कम है, दिन के वक्त लोग गाड़ियां चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त ITO पे 478 500 के करीब पहुंच गया है, और वजीरपुर ऐसा इलाका है जहां पर 498 AQI है, बहुत खतरनाक, 500 के करीब। आनंद विहार में 490, ये मैं 12 बजे की स्थिति बता रहा हूँ, 490 पर पहुंच गया AQI। बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। ITO की तस्वीरें ये देखिए, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ से बहुत नज़दीकी पे है, लेकिन वो इमारतें धुंधली नजर आ रही हैं। तमाम बड़े सरकारी दफ्तर है, सचिवालय तक यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से साफ दिखता है, लेकिन वो नहीं नजर आ रहा है। आंखों में चुभन हो रही है, जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि जब इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत ज़रूरी काम से निकलना चाहिए, यानी कि मुश्किल बढ़ने लगी है। एयरलॉक वाली कंडीशन हो गई है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि इन दिनों आप बाहर निकलेंगे तो आपको सिर्फ ये स्मॉग नजर आएगा, वो इसलिए क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी कम रफ्तार की हवा चल रही है, यानी कि हवा यहाँ पर एकदम बंद हो गई है। तो ये जो स्मॉग दिख रहा है ये हटेगा नहीं, फिलहाल नहीं हटने वाला, बहुत मुश्किल बढ़ने वाली है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। आप ये देखिए, ये सड़क ये देखिए, यहाँ से 200-300 मीटर बाद आपको कुछ नज़र नहीं आता है, और तमाम इलाकों का यही हाल है। जैसे जैसे हम सुबह से देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता ही जा रहा है, 500 के पास पहुँच गया। ठीक है दीपक, तो आप स्थिति बता रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर विवेक नांगिया मैक्स अस्पताल से लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर विवेक, हम अपने सहयोगी को भी सुन रहे थे और स्थिति काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है। आप ये बताइए कि जो लोग सुबह शाम सैर पर निकलते हैं, नहीं मान रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उनको तो निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो इस स्थिति में भी नहीं हूँ कि ये कहूँ कि एक N95 मास्क पहन के सैर करें, क्योंकि उसके अपने हानि होते हैं। सो इसलिए जो है अभी तो बाहर निकलना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। हमें ये समझना है कि क्या होता है नॉर्मल स्थिति में। एक इंसान 1 मिनट में 14 या 15 बारी सांस लेता है। हर ब्रेथ जो होता है वो 500 ml की हवा उतने में अंदर जाती है और बाहर आती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी प्रकार की सैर करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उसमें तो हमारी सांस की गति और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रॉब्ली 20 या 22 टच कर रही होती है। तो आप ये सोचिए कि 20 और 22 बारी आप 1 मिनट में सांस ले रहे हैं, जिसमें आपके ब्रेथ की वॉल्यूम भी बढ़ गई है, 500 से भी ज़्यादा हो गई है। सो कितना क्वांटम ऑफ पोल्यूटेड एयर है जो हमारी लंग्स के अंदर जा रहा है। सो जो लोग सैर कर रहे हैं वो तो अपने आप को और ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं उस समय बाहर निकल के, क्योंकि उनकी लंग्स और ज़्यादा काम कर रही हैं, और ज़्यादा प्रदूषित हवा उनके लंग्स के अंदर जा रही है, बॉडी के अंदर उसकी वजह से प्रदूषण ट्रैवल कर रहा है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत हाई हो जाएगी। डॉक्टर विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर विवेक, ये बताइए कि अगर आंखों में जलन महसूस हो, सीने में दर्द हो, तो हमें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, आंखों में जलन का मतलब है कि धूल मिट्टी और धुएं की वजह से परेशानी हो रही है, तो आंखों को सिर्फ धोना चाहिए। कुछ आई ड्रॉप्स होती हैं जो रिफ्रेश करती हैं आंखों को, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो प्रदूषण होता है इससे काफी लोगों को नजला, जुकाम, खांसी, गले में खिचखिच, ये तो सब माइक्रो पार्टिकल से होती है। PM 5.0 के ऊपर के पार्टिकल, PM10, PM5, इन सब की वजह से होती है। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं PM 2.5 और उससे भी छोटे, वो तो डायरेक्टली लंग्स के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके सीधा ब्लड के अंदर भी कुछ अब्जॉर्ब हो जाते हैं और हानि पहुंचाते हैं हमारे शरीर को। ये जो हानि होती है, कई प्रकार की हानि हो सकती है। लंग्स में तो ऑफकोर्स सबसे पहले कॉमनली होता ही होता है, लोगों को एलर्जीज हो सकती हैं, एस्थमा के एपिसोड्स हो सकते हैं, टाइटनेस हो सकती है, जिसको हम लोग एक नई एंटिटी आ गई है जिसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, वो डेवलप हो सकता है। लंग कैंसर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा
जो प्रदूषण है इसकी वजह से ब्रेन पे असर आ सकता है, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकते हैं, हार्ट पे असर आ सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं और ओवरऑल जो है जिंदगी का स्पैन कम होने की संभावना रहती है इसमें। इसलिए जो है जरा सा भी कोई आपको सिम्टम लगता है तो अपने निकट चिकित्सक को जाके मिलें एंड उसको डिले ना करें, ताकि अर्ली ट्रीटमेंट होएगा तो कॉम्प्लिकेशन की संभावना भी कम रहे। ठीक है डॉक्टर विवेक नांगिया, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर विवेक नांगिया जो ये जानकारी दे रहे थे कि देखिए ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकले, आपको अपने खान पान में भी बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अभी जो AQI का लेवल है वो गंभीर श्रेणी में है। अगले कुछ दिनों तक इससे राहत नहीं मिलने वाली है और बहुत सारी बीमारियों को लेकर के भी आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये जो आप सांस ले रहे हैं, जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। और यूपी के कानपुर में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहां AQI लेवल 400 को पार कर गया है, जिसका मतलब है कि वहां की हवा बेहद जहरीली हो गई है। प्रदूषण की वजह से वहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कानपुर के हैलेट अस्पताल के मुताबिक वहां 3 दिनों में सांस की परेशानी के करीब 3000 से ज्यादा मरीज आए। प्रदूषण के खतरे को देखते हुए लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। दीपावली के बाद से प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली गई, जो शहर वासियों के लिए हानिकारक है। अगर हम बात करें AQI लेवल की तो 400 से पार जा रहा है। शहर के कई स्थानों पर 450 भी है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने शहर के 1 दर्जन ज्यादा स्थानों पर अब ये छिड़काव चालू कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं इस प्रदूषण की मात्रा को रोकने के लिए जहां एक और प्रशासनिक अधिकारियों ने कंस्ट्रक्शंस पे अंकुश लगाया है, तो वहीं कूड़ा जलाने पर रोक है। तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कैसे ये टीमें पूरे शहर के लिए रवाना हो रही हैं, क्योंकि अगर हम बात करें चिकित्सकों की तो पिछले 1 सप्ताह में 3500 से ज्यादा OPD में मरीज सांस के रोगी आए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये प्रदूषण सांस के रोगी और हृदय के रोगियों के लिए हानिकारक है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। क्योंकि दीपावली के बाद प्रदूषण की मात्रा फिलहाल थोड़ी सी बढ़ सी गई है, तो इस वजह से सांस के रोगी ज़्यादा आने लगे हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि मॉर्निंग वॉक जो जनरली करते हैं लोग, वो थोड़ा सा अवॉइड करें, बेहतर रहेगा। और मास्क तो है ही, मास्क लगा के घूमें तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अस्थमा का अटैक जिनको आता है उनको जल्दी पड़ने लगेगा, कुछ लोगों को होता है ईयरली या पॉलन से दिक्कत होती है, उनको खास तौर से इफेक्ट आता है।